कूलाम का नियम। जी हाँ बच्चों, कूलाम का नियम आपके दिमाग में छाप दिया जाएगा। बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। कोई भी परीक्षा दीजिए, चाहे यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड या फिर किसी भी बोर्ड की परीक्षा दीजिए, यहाँ तक कि नीट की परीक्षा दीजिए, आईआईटी की परीक्षा दीजिए, सभी परीक्षाओं के लिए आज आपको कूलाम के नियम का ऐसा कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि ये ध्यान दीजिए, आज के बाद कूलाम के नियम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी और वीडियो अंत होते होते पूरी बात दिमाग में छप भी जाएगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और कूलाम का नियम सीख कर जाइए। बच्चों, हमारे सामने यहां पर हेडिंग पड़ चुका है कूलाम का नियम। अंग्रेजी में हम बोलेंगे कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ हम सीखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि कूलाम ने अपना नियम किस चीज पर बनाया, किस टॉपिक पर बनाया। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि कूलाम ने विद्युत में जो है आवेशों के बीच लगने वाले बल पर जो है नियम दिया है। तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने नियम को कैसे बनाया। जो भी आप यहाँ लिखोगे उसको कूलाम ने कैसे सोचा, यह जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। तो कूलाम ने देखिए यहाँ पर एक बार दो आवेश लिए, एक को धन रखा और एक को ऋण रखा, ठीक। फिर उन्होंने क्या किया, फिर से दो आवेश लिए, इस बार पहला भी धन रख लिया और दूसरा भी धन आवेश लिया। फिर से उन्होंने जो है दो आवेश लिए, इस बार पहला भी ऋण लिया और दूसरा भी ऋण लिया। अब कूलाम को जो समझ में आया था, जो उन्होंने देखा था, वही उन्होंने नियम में लिखा था। तो पहले ये बात समझिए, फिर आप खुद नियम बना लेंगे। देखो बच्चों, धन आवेश और ऋण आवेश है तो जाहिर सी बात है इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। आकर्षण बल का मतलब होता है बच्चों, ये वाला आवेश इसको अपनी ओर खींचेगा और ये वाला आवेश इसको अपनी ओर खींचेगा। बात समझ में आई? अगर दोनों धन धन आवेश हैं तो जब समान आवेश होते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। तो यह वाला आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा और यह वाला आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा। यह भी बात समझ में आ गई। ऐसे दोनों आवेश ऋण में होंगे तो भी उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये वाला आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये वाला आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या समझा? यहाँ तक हम लोगों ने ये समझा कि आवेश अगर आप दो ठो लेंगे तो दोनों आवेशों के बीच बल लगेगा। कूलाम ने ये ऑब्जर्व किया। तो वो तो आप पहले से भी जानते हैं, इसमें नया क्या है। तो अब सुनिए, कूलाम ने ये जो बल लग रहा है ये कितना होता है यह जानने की कोशिश किया। तो अब देखो कूलाम ने ये सब कैसे किया होगा। ये दो आवेश हैं तो बल लग रहा है, तो उसकी वैल्यू उन्होंने जो है निकालने के लिए क्या किया, इस आवेश का मान बढ़ा दिया। तो कूलाम ने देखा पहले जितना बल लगता था उससे अब बल भी क्या हो गया, बढ़ गया। फिर कूलाम ने इस आवेश का भी मान बढ़ा दिया तो अब बल और बढ़ गया। यानी उन्होंने दिमाग आइडिया लगाया कि जो बल है ये आवेशों के परिमाण पर निर्भर करता है। परिमाण मतलब आवेश का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे बल का मान बढ़ता जाएगा, या फिर आवेश का मान जैसे जैसे घटाएंगे बल का मान घटता चला जाएगा। यानी बल किस पर निर्भर कर रहा है? तो बल आवेश की मात्रा पर निर्भर कर रहा है। यानी दोनों आवेशों का गुणा कर दीजिए, जितनी आवेश की मात्रा होगी उसी पर निर्भर कर रहा है बल, यानी उसी के अनुक्रमानुपाती होता है। ऐसा किसने देखा? ऐसा बच्चों कूलाम ने देखा। बात समझ में आ गई? जी सर, समझ में आया। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, ये तो परिमाण पर निर्भर करता है। अगर हम इस आवेश को इस आवेश के निकट करें, आकर्षित कर रहा है, मतलब अगर आकर्षण बल है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, अगर आकर्षण बल है वो आकर्षित कर रहा है, तो दूरी अगर घटा दिए, कूलाम ने दूरी घटा कर देखा तो वो बल जो है आकर्षण वाला जो है दूरी घटाया तो बढ़ गया, बहुत तेजी से बढ़ गया। और फिर उन्होंने उन्हीं आवेशों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया तो बल जो है घट गया। तो ये देख रहा है आवेश के बीच की दूरी घटा रहे हैं तो बल बढ़ रहा है, आवेश के बीच की दूरी बढ़ा रहे हैं तो बल जो है घट रहा है।
ये कैसे? मतलब आवेश की दूरी बढ़ाएंगे तो बल घटेगा और दूरी घटाएंगे तो बल बढ़ेगा, यानी उल्टा संबंध को व्युत्क्रमानुपाती। और उन्होंने ये पहलू में देखा कि आवेश की दूरी दुगुना कर रहे हैं तो बल 4 गुना, जो अगर आवेश की दूरी दुगुना बढ़ा रहे हैं तो बल 4 गुना घट जा रहा है, दुगुना कम कर रहे हैं तो बल जो है 4 गुना बढ़ जा रहा है। यानी यहाँ पर उन्होंने देखा कि ये जो दूरी के जो मतलब कि बल जो है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस तरह से कुलाम ने जो है ये कंक्लूजन निकाला कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बहुत बढ़िया गुरुजी, मज़ा आ गया, सीख गए। अरे बाप रे, ऐसे पढ़ाया जाएगा तो एक भी दिक्कत कभी नहीं आएगी। जी हाँ, आपको ऐसा ही लग रहा होगा इस समय। अब हम स्टेटमेंट अपने आप लिख सकते हैं क्योंकि हमने आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक, बस इतना जानिए कि दोनों आवेश स्थिर बिंदु आवेश है। स्थिर बिंदु आवेश का मतलब दोनों एक जगह पर रहेंगे, दोनों चलेंगे नहीं। तो ये कुलाम ने स्थिर बिंदु आवेशों के लिए अपना नियम दिया था। अब सर जी समझ में आ गया। अब आप स्टेटमेंट इनका लिख दीजिए। आइए लिखते हैं, ध्यान से देखिए। तो अब हम यहाँ पर जो है लिखने जा रहे हैं किन्हीं, मतलब आवेश तो 2 ठो रहेगा, कोई भी 2 आवेश रहेगा, वो धनावेश भी हो सकता है, ऋण आवेश भी हो सकता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर किन्हीं 2 है ना, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, मैंने क्या बोला, किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत कौन सा बल? वैद्युत बल। जो उनके बीच बल लग रहा है उसको वैद्युत बल नाम दे रहे हैं। वैद्युत बल उन आवेशों के, किनके? उन आवेशों के जिनके बीच बल कार्य कर रहा है, उन आवेशों के परिमाण मतलब उनकी मात्रा, परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच, यानी आवेशों के बीच, उनके बीच दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कुलाम का स्टेटमेंट है। फिर से देख लीजिए बच्चों, किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये 2 आवेश Q1 Q2 हैं। अगर ये आवेश आकर्षण बल है तो ये आवेश इसको खींच रहा है तो ये आकर्षण बल F हो गया, जिसको वैद्युत बल नाम दिया गया है। और ये वाला इसको खींच रहा है तो ये आकर्षण बल हो जाएगा। अगर प्रतिकर्षण बल है इसका तो अगर ये उसको प्रतिकर्षित कर रहा है तो इसका बल ये हो जाएगा, और ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है तो इसका बल ये हो जाएगा। और दोनों बल सदैव बराबर होते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए। और दोनों बल आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? r। तो अब कुलाम ने जो पहली बात बोला कि बल जो है आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी Q1 इंटू Q2, F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, समीकरण नंबर 1। बात समझ में आई? उसके बाद तथा F जो है दूरी के वर्ग के, F जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, जब व्युत्क्रमानुपाती होता है कि नीचे लिखा जाएगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, समीकरण नंबर 2। यह भी बात समझ में आया। अब हम यहाँ लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो यहाँ पर आगे हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 से हम देखेंगे बल जो है इसके प्रोपोर्शनल है, इसके प्रोपोर्शनल है, तो यह प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 बाई r²। अच्छा गुरुजी, यह बात समझ में आ गया। फिजिक्स में जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक आता है, और यहाँ पर नियतांक आएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बाई r²।
सब समझ में आ रहा था गुरुजी, अब थोड़ा सर दर्द होने लगा कि ये सब क्या है। तो बच्चों यह अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ठीक। ये 4 भी समझ में आ रहा है, पाई भी समझ में आ रहा है। अपसाइलन जीरो क्या है? तो अपसाइलन जीरो वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। वायु या निर्वात की क्या है? विद्युतशीलता, ठीक है। इसका आपने केवल नाम बताया, मतलब क्या होता है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता का? ज़्यादातर तो इसको वायु की ही विद्युतशीलता बोलते हैं। तो कहने का अर्थ है जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मानक स्थिति में करते हैं। मानक स्थिति का मतलब होता है बच्चों, उसको ऐसे माध्यम में करें जिसके बाद मतलब जिसमें जो है उसकी वैल्यू एकदम स्टैंडर्ड मान आए। जैसे इसके बाद हवा में ले जाएंगे तो वैल्यू घटेगा, आप पानी में उन आवेशों को रखेंगे तो वैल्यू और घटेगा। आप कहेंगे पानी में अगर आवेशों को रखेंगे तो पहले के मुकाबले बल घटेगा काहे? तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं, हम इस किसी को खींच रहे हैं, वो भी हमको खींच रहा है तो बल का मान लग रहा है, लेकिन हम किसी को खींच रहे हैं, बीच में एक जने आकर जो है आ जाएं, तब हम उसको खींचेंगे तो क्या उतना ही बल लगेगा? नहीं, बल का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसीलिए अलग अलग माध्यम में बल का मान जो है अलग अलग होता है। तो हम सबसे पहले कौन सा माध्यम चुनते हैं? मानक वाला, जिसमें सबसे ज़्यादा हो सकता है, और वह माध्यम आपका वायु या निर्वात होता है। और अन्य माध्यमों में जैसे जैसे जाएंगे आपका बल जो है वो घटता चला जाएगा। तो ये एप्सिलॉन जीरो जो है ये बताता है कि जितना बल हम लगा रहे हैं उसके ऊपर और वो हमारे ऊपर जितना बल लगा रहे हैं उससे थोड़ी कम वैल्यू आए, क्योंकि बीच में हवा के कण होंगे तो वो जो है उस बल को जो है रोकने की कोशिश करेंगे, इसलिए थोड़ी वैल्यू कम आएगी। और जब वैल्यू कम होती है तो किसी से वैल्यू कम होती है तो उस चीज़ को नीचे ही तो लिखा जाता है सूत्र में। तो यहाँ पर आपका ये लिख दिया गया। कुल मिलाकर एप्सिलॉन जीरो जो है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, या केवल बोलिए निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जहाँ सबसे पहले तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मतलब, और फिर लिखेंगे एप्सिलॉन जीरो का मतलब, ठीक। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मतलब है यहाँ पर अनुक्रमानुपाती नियतांक। अनुक्रमानुपाती नियतांक। एप्सिलॉन जीरो का मतलब है निर्वात की विद्युतशीलता, वायु भी बोल सकते हो, निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। अच्छा, इसका मान कितना होता है? कुछ ना कुछ तो मान निर्धारित किया गया होगा। तो बच्चों याद रखो 8.855, कितना? 8.855 गुणते 10⁻⁻12। इसका कोई मात्रक होता होगा? यस। अगर हम आपसे पूछते हैं ये चीज़ इधर लेकर आओगे तो एप्सिलॉन जीरो यहाँ हो जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। तो ये जब नीचे चला गया तो ऊपर आवेश है, 2 बार आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, 2 बार आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर बटा नीचे बल आ जाएगा तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन, और यहाँ दूरी का मात्रक मीटर और उस पर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू होगी 8.855 गुणते 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर, यहाँ कुमाल लिख दिया हमने, यहाँ पर हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका वैल्यू हो गया और ये इसका मात्रक हो गया। ठीक गुरुजी, बात तो समझ में आ गई। वायु और निर्वात में तो ये मान होता है। जब हम आवेश को वायु और निर्वात के अतिरिक्त किसी माध्यम में रख दें तो अब यहाँ पर ये समस्या आती है। जी हाँ, हम यहाँ पर लिखते हैं यदि यहाँ पर ये लिख देते हैं वायु या निर्वात के अतिरिक्त, वायु या निर्वात के अतिरिक्त, ये देखो थोड़ा सा जल्दबाजी में, अतिरिक्त अन्य माध्यम के लिए। किसके लिए? अन्य माध्यम के लिए। तो वायु या निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम के लिए सूत्र क्या बनेगा बच्चों? तो देखो, वायु और निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम लोगे तो माध्यम में कण आएंगे, और जब कण आएंगे तो बल की वैल्यू घटाएंगे, बल की वैल्यू घटाएंगे यानी यहाँ पर और बल घट जाएगा। तब सूत्र आपका क्या हो जाएगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो कैपिटल के और इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पर एक सूत्र आ गया,
एक सूत्र हमारा यहाँ पर था जो वायु और निर्वात के लिए मान्य था, और एक सूत्र यहाँ पर आया। यहाँ पर ये सूत्र क्यों आया? क्योंकि के यहाँ पर जो है एक ऐसा नियतांक है जो बल के मान को और घटाएगा, क्योंकि अब आप वायु निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम में चले गए, तो अन्य माध्यम के कण जो है बल को जो है रोकने की कोशिश करेंगे, तो बल की वैल्यू को और घटाएंगे। तो कहोगे अब ये के का मतलब क्या है? तो के जो है माध्यम का, किसका? माध्यम का परावैद्युतांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माध्यम का परावैद्युतांक। के का क्या बोला जाता है? माध्यम का परावैद्युतांक। और ध्यान दीजिए, वायु के लिए के का मान जो है, वायु के लिए के का मान 1 होता है। वायु के लिए के का मान 1 होता है। धातु के लिए जो है के का मान अनंत होता है। धातु के लिए के का मान अनंत होता है। और वायु के अलावा अन्य कोई माध्यम है तो उसके लिए के का मान 1 से अधिक होता है। तो सबसे कम वायु के लिए 1 होता है, और धातु के लिए अनंत होता है, और अन्य माध्यमों के लिए 1 से अधिक होता है। अब मेरे ख्याल से आपको कूलाम का नियम पूरा समझ में आ गया। एक बार आपको फिर से सुन लेना चाहिए कूलाम का नियम। देखिए, हेडिंग डालोगे कूलाम का नियम और क्या बोलोगे? बोलोगे किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर एक चित्र बनाओगे, या प्रोपोर्शनल Q1 Q2 या प्रोपोर्शनल 1/r²। समीकरण नंबर 1 और 2 से चलेंगे तो या प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई r²। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा 1/4πε0, और बगल में ये था आपने लिख दिया। 1/4πε0 क्या होता है? एक नियतांक, अनुक्रमानुपाती नियतांक, जिसमें ε0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान ये होता है। बच्चों, मैं एक बात यहाँ बताना भूल गया, 1/4πε0 का भी मान होता है, फिक्स मान होता है, वो मैं यहाँ पर लिखूंगा। वो क्या होता है? 9 × 10⁹। कितना? 9 × 10⁹ याद रखना। अब इसका मात्रक निकालना है तो इसको यहाँ पर रखकर r² उधर कर दो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और प्रति ये नीचे चला जाएगा कूलाम स्क्वायर, मतलब इसके मात्रक का जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो 1/4πε0 का मात्रक मान होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है और इसका मान ये होता है। अब बच्चों, मैंने आपको बताया वायु निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम आएगा तो उसके लिए जो फार्मूला 1/4πε0 कैपिटल के इंटू Q1 Q2 बाई r²। के क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक। इसकी वैल्यू वायु के लिए 1 होती है, धातु के लिए जो है अनंत होती है, और अन्य सभी माध्यमों के लिए 1 से अधिक होती है। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।